हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे दोस्तों और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम को। और नंबर सिस्टम के जो टॉपिक थे, जैसे मैंने शुरुआत किया था नंबर को बताया, डिजिट का अंतर, बिल्कुल बेसिक से पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। नंबर के अंदर के जितने भी संख्या आती हैं उनको बताया था। फिर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जीरो की संख्याएं निकालना बताया था, इकाई का अंक निकालना बताया था, विभाज्यता का नियम बताया था। फिर शेषफल प्रमेय भी बताई थी, आवश्यकता अनुसार जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ठीक रहेगी। ज्यादा फालतू का सिलेबस ना पढ़ाते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। फिर आज हमारा टॉपिक होगा गुणनखंडों की संख्या तथा योग। आज हमारा टॉपिक होगा गुणनखंडों की संख्या तथा योग। उससे पहले भी दो चार क्वेश्चन करेंगे, फिर अपने टॉपिक पर आएंगे। इसको भी उतना ही पढ़ेंगे जितना अपना आवश्यक है। सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट में है क्या दोस्तों, आपको बस नॉलेज होनी चाहिए किसी भी टॉपिक की। कितनी गहरी नॉलेज है ये इतना नहीं देखता है, बस आपको आना चाहिए कोई भी कॉन्सेप्ट। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। एक शायरी सुनाता हूं दोस्तों। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं भी बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। तो दोस्तों, अपना हौसला बनाए रखिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको डेली वीडियो मिलेगी, डेली लाइव क्लासें मिलेंगी दोस्तों। लाइव भी क्लास लेता हूं और वीडियो भी डाल देता हूं कभी कभी आवश्यकता अनुसार। ऐसी बात नहीं है। और सभी लोगों की कमेंट भी पढ़े जा रहे हैं। सभी लोगों पर हमारा फोकस है, सभी के अकॉर्डिंग ही हम क्लास लगा रहे हैं दोस्तों। जैसे रिस्पॉन्स आ रहा है दोस्तों का, आप कमेंट बॉक्स में बताइए किस तरीके से आपको कैसी क्लास चाहिए। जो भी आपको कमी बड़ी है वो पूरी कर दी जाएगी दोस्तों, और क्या। तो दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक क्वेश्चन देख लेंगे। जैसे मैंने बताया दोस्तों, अगर मैं कहूं आपसे, यदि मैं कहूं आपसे दोस्तों 27 से 31, यानी 31 को 27 से डिवाइड करें तो कितना शेषफल बचेगा, तो आपने कहा डायरेक्ट 27 से कम होता है 27, तो बच गया दोस्तों यहाँ पर शेषफल 4। ठीक है। यदि मैं इसे 3 से डिवाइड करूं तो कितना शेषफल बचेगा। इसी संख्या को 31 को 3 से डिवाइड करूं तो कितना शेषफल बचेगा। तो आपने कहा सर 3 दशामलव होते हैं, 30 डायरेक्ट मैंने कर दिया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर शेषफल बच गया 1। ठीक है। यदि मैं कहूँ यहाँ पर 9 से डिवाइड करूं, मैं 31 को ही 9 से डिवाइड करूं दोस्तों, तो कितना शेषफल बचेगा। 31 को 9 से डिवाइड करूं कितना शेषफल बचेगा, तो आपने कहा सर 9 तियां होते हैं 27, फिर बच गया 4 शेषफल। ठीक है। तो कहना ये चाह रहा हूं मैं दोस्तों, यदि हम किसी संख्या से, ठीक है, किसी संख्या को डिवाइड करने जा रहे हैं, ठीक है, फिर उसका जो रिमाइंडर निकाल रहे हैं, फिर आपसे क्वेश्चन में वही कहे कि इसी संख्या के गुणनखंड से अब हम उसी संख्या को डिवाइड करें तो रिमाइंडर बताइए। तो आपको क्या करना है, 31 को डिवाइड नहीं करना है। आपको करना क्या है, शॉर्टली क्या कर देना है, जो रिमाइंडर आया है, बड़ी संख्या से जो रिमाइंडर आया है उसके फैक्टर से ही उसके रिमाइंडर को डिवाइड कर देंगे। आपको वही रिमाइंडर मिलेगा जो आप वैसे 3 से 31 को डिवाइड कर रहे थे और 9 से 31 को डिवाइड कर रहे थे। कैसे, देखो दोस्तों, यहाँ पर कितना आया 4। ठीक है, तो 4 को हम क्या करें, 3 से डिवाइड कर दें। 27 से 31 को डिवाइड करने पर 4 रिमाइंडर आया, शेषफल आया। अब उसी शेषफल को 3 से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो 3 एकम कितने होते हैं 3, यहाँ पर बच गया 1 शेषफल। तो डायरेक्ट निकल आया। 31 को आप डिवाइड कर रहे थे, अब 4 को डिवाइड कर रहे हैं, तब भी वही शेषफल निकल के आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखा आपने 4, 4 क्या 9 से विभाजित होगा नहीं, तो 9 से विभाजित करेंगे जब 4 को, तो 4 ही शेषफल बच जाएगा, कोई बार जाएगा नहीं, तो 4 ही शेषफल बच जाएगा। डायरेक्ट हो गया, नहीं हो गया। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं दोस्तों एग्जाम में। अब क्वेश्चन कैसे बनता है दोस्तों, उसे देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन कैसे बनता है आपके एग्जाम में उसे देख लेते हैं दोस्तों। इसके एक दो एग्जाम्पल पढ़कर फिर आगे बढ़ेंगे, अपने टॉपिक पर आएंगे। गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, ये देखिए दोस्तों। जैसे मैं कहूं आपसे, क्वेश्चन यहां पर लिख दूं एक, यदि किसी संख्या को, यदि किसी संख्या को, ठीक है, 87 से विभाजित करने पर, यानी भाग करने पर, यदि किसी संख्या को 87 से भाग करने पर शेषफल, आपका क्या शेषफल, शेषफल के ऊपर बात हो रही है। शेषफल कितना बचता है, मान लिया 87 से भाग करने पर हमारा शेषफल कितना बच रहा है, 20 बचता है, मान लो। ठीक है, 20 बचता है दोस्तों। कितना बचता है, 20 बचता है। या मैं
मान लूं 87 से भाग करने पर शेषफल कितना बच रहा है, 31 बचता है। थोड़ा सीखने के लिए मैंने बढ़ाई संख्या को, बात वही है 20 मानता तब भी आंसर आता हमारा, शेषफल 31 बचता है। तो यदि संख्या को यदि संख्या को हम, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, लगे रहिए साथ में ही, हम 29 से विभाजित करें, ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसे ही नहीं कर रहा हूं मैं दोस्तों, 29 से विभाजित करें, 29 से विभाजित करें तो शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा। डिजिटल बोर्ड में यही फायदा होता है, लिखना नहीं पड़ता है, बाकी इसमें समय लग जाता है। डिजिटल बोर्ड भी इंशाल्लाह कभी ना कभी आएगा। यदि किसी संख्या को 87 से विभाजित करने पर शेषफल 31 बच रहा है, कितना बच रहा है, 31 बचता है, तो यदि संख्या को हम 29 से विभाजित करें तो शेषफल क्या बचेगा। अब वो हमें संख्या पता ही नहीं है, ठीक है, वो संख्या हमें पता ही नहीं है। माना कोई संख्या क्या थी, ए थी, अभी हमने कॉन्सेप्ट बताया, ए संख्या थी, हम 87 से विभाजित करने जा रहे हैं, ठीक है। तो कुछ यहाँ पर मान लिया के क्या गया, उसका भागफल गया, और फिर आपका भागफल जब उसमें घटाया, इसमें से जब संख्या इसको घटाया था, माइनस के कोई संख्या आई, तो हमारा शेषफल कितना बच गया, 31 बच गया, ठीक है। अब हमें ये संख्या पता ही नहीं है। यदि हम किसी से जा रहे हैं 29 से डिवाइड करने जा रहे हैं उसी संख्या को, ये जो संख्या यहाँ पर थी उसी को यहाँ पर डिवाइड करने जा रहे हैं, तब शेषफल क्या होगा। अभी तो पहले तो मैंने एग्जाम्पल बताया था, संख्या थी पता, तब एग्जाम्पल बताया था, अब यहाँ पर संख्या है ही नहीं। तो दोस्तों क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले चेक करेंगे क्या हमारी जो बड़ी संख्या है जिससे हम पहले विभाजित करने जा रहे हैं, क्या दूसरी जो संख्या है 29, क्या 87 का एक फैक्टर है, या 87 से, यानी 87 जो है 29 से पूरी तरीके से विभाजित है। तो हम पहले यहाँ पर चेक करेंगे ऐसे, 87 से 29 को भाग करेंगे तो 29 तियां होते हैं 87, यानी हमने चेक कर लिया 29 87 का एक फैक्टर है, ठीक है। तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, जब फैक्टर होगा संख्या का तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट शेषफल को 29 से भाग दे देंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पर, शेषफल हमारा कितना था 31, 87 भाग देने पर, तो हम डायरेक्ट 29 से भाग दे देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 29 से कम होते हैं 29, बचेगा 4 शेषफल। कितना बचेगा, 29 से 31 का बचे 2 शेषफल बचेगा दोस्तों। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन आएगा, कहेगा आपसे यदि किसी संख्या को 87 से विभाजित करने पर 31 शेषफल बचता है, तो यदि संख्या को 29 से विभाजित करें तो कितना शेषफल बचेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे कि 29 से क्या 87 पूरी तरीके से विभाजित है। तो हमने चेक किया 87 को 29 से भाग करके, 29 तियां होते 87, हाँ भैया पूरी तरीके से विभाजित है। तो अब क्या करेंगे, डायरेक्ट शेषफल को लगा देंगे। अब कंडीशन ऐसी भी आ जाएगी कि यहाँ पर आई हुई संख्या 29 से, यानी कोई इधर आई हुई संख्या इधर आई हुई संख्या फैक्टर एक दूसरे का नहीं होंगी। जैसे 87 का 29 फैक्टर नहीं है, मान लियो यहाँ पर 87 की जगह पर 88 होते और यहाँ पर 29 होते, तो 29 से 88 डिवाइड होता नहीं। तो ऐसे में आपका आंसर क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड, नन ऑफ दीज होगा यहाँ तक, नॉट डिफाइंड, डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है, नॉट डिफाइंड, कुड नॉट फाइंड, आंसर वगैरह नॉट डिफाइंड। तो इस तरीके से आपका सी एन डी, कुड नॉट डिफाइंड, कुड नॉट डिफाइंड, सी एन डी, कुड नॉट डिफाइंड, ठीक है। ऐसा आंसर होगा आपके ऑप्शन में दिया हुआ, ये नहीं कि आंसर होगा ही होगा। यदि आप पूरी तरीके से विभाजित कर पा रहे हैं, इसको चेक कर ले रहे हैं कि हाँ पूरी तरीके से विभाजित है, तब आप आंसर कर सकते हैं कि शेषफल इतना इतना हो सकता है, इसके बाद नहीं हो सकता है। चलो बिल्कुल सेम टू सेम यही लैंग्वेज होगी क्वेश्चन, और आपकी क्या है 87 और 31 है 29 जगह डिजिट चेंज होती रहेंगी, चेंज करके दिखाते हैं और उन पर क्वेश्चन करते हैं। इसको उतार लेंगे, कैसे करेंगे, डायरेक्ट 29 से 87 भाग करेंगे और देखेंगे कि पूरी तरीके से विभाजित है, फिर डायरेक्ट क्या करेंगे 31 को 29 से भाग दे देंगे, क्योंकि उसके शेषफल को ही भाग देके, अब 2 शेषफल आ रहा है तो यहाँ पर जो कोई भी संख्या होगी उसे 29 से भाग करने पर 2 ही शेषफल आएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इतना उतार लेंगे, फिर देखते हैं और क्या हो सकता है। लैंग्वेज सेम टू सेम ही होगी, पूरी लैंग्वेज सेम होगी। अब क्वेश्चन जितने भी होंगे कॉन्सेप्ट सेम ही लगना है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा अलग कर दूं कुछ, थोड़ा सा मैं अलग कर दूं कुछ, चलो भैया यहाँ पर मैं कह देता हूँ 161 से भाग देने पर, ठीक है, 161 से भाग देने विभाजित करने पर शेषफल 31 बच रहा है, 31 बच रहा है, ठीक है, मान लो 31 ही बच रहा है, कोई भी संख्या होगी 31 शेषफल बच रहा है, 31 शेषफल बचता है। तो यदि संख्या को 23 से भाग दें तो शेषफल कितना बचेगा, 23 से विभाजित करें तो शेषफल कितना बचेगा। ठीक है, मैंने क्या किया, बस डिजिट चेंज कर दी, क्वेश्चन तो वही है। अब जितने भी इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे बस डिजिट चेंज होगी, लैंग्वेज वही होगी, कॉन्सेप्ट वही होगा। ठीक है दोस्तों, आप लगा पाएंगे, उम्मीद करता हूँ। ये नहीं कि आपने बस वही रट लिया
पहले वाला क्वेश्चन ही पूरा उतार लिया। आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट क्या कहता है। फिर आप गए सॉल्व करने गए तो आपने देखा 31 शेषफल बच रहा है, ठीक है। पहले तो क्या चेक करेंगे, 23 से 161 को डिवाइड करके देखेंगे क्या 161 पूरी तरीके से डिवाइड है। तो आपने देखा सर 23 23 सत्ते कितने होते हैं, 161 होते हैं। 7 1 7 14 161 होते हैं। तो जीरो से यानी 23 से 161 पूरी तरीके से विभाजित है। तो अब क्या करेंगे, डायरेक्ट रिमाइंडर को उठाएंगे, 31 को 23 से भाग कर देंगे। पता चल जाएगा कि 23 से विभाजित करने पर उस संख्या का शेषफल क्या बच रहा है, उस संख्या से शेषफल क्या बचेगा। 23 एकम कितने होते हैं, 23। तो आपने यहाँ पर देखा कि 8 8 और 23 31 होते हैं। तो यहाँ पर आपका 8 शेषफल बच गया, 8 शेषफल बच गया। तो इस तरीके के आपके क्वेश्चन एग्जाम में हो सकते हैं। अब यहाँ पर 161 31 और 23 कुछ भी शेषफल हो सकता है, कुछ भी बड़ी संख्या हो सकती है, कुछ भी छोटी संख्या हो सकती है। तो कैसे, मतलब लैंग्वेज समझ रहे हैं आप, सिर्फ डिजिट चेंज हो सकते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट सेम ही लग रहा है, बस आप ध्यान रखिए कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं गुणनखंडों की संख्या पर, अपने टॉपिक पर दोस्तों। फटाफट आते हैं, इतना उतार लेंगे। इतना उतार लेंगे तो गुणनखंडों की संख्या पर आते हैं। तो गुणनखंडों की संख्या से पहले पता भी तो होना चाहिए गुणनखंड क्या होते हैं। तो गुणनखंड से भी पहले पता होना चाहिए। जब गुणनखंड की बात आएगी तो मल्टीपल भी आएगी, गुणज भी निकल कर आएंगे। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर एक शब्द लिखा गुणनखंड, एक शब्द लिखा गुणनखंड जिसे हम कहते हैं फैक्टर। एक शब्द होता है गुणनखंड जिसे हम कहते हैं फैक्टर, और एक शब्द होता है मल्टीपल यानी गुणज। बहुत आसानी से समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा। गुणज क्या होते हैं, मल्टीपल, मल्टीपल 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 होते हैं। इनमें अंतर क्या होता है दोस्तों, अंतर ये होता है दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पर संख्या ली 6, ठीक है, संख्या ली यहाँ पर 6, तो 6 को देखा, संख्या 6 के गुणनखंड निकाल ले रहे हैं, ठीक है। संख्या 6 को देखा किस किस से डिवाइड है, तो आपने कहा सर संख्या जो 6 है वो हमारी एक से तो कोई संख्या डिवाइड होती है पूरी, एक से भी डिवाइड है। तो हमने देखा 2 से डिवाइड है, तो कहा हाँ सर 2 से भी डिवाइड है। तो कहा सर 3 से डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है। सर कहा 4 से, 4 से नहीं है। सर कहा 5 से, 5 से नहीं है। सर कहा 6 से, हाँ 6 से भी डिवाइड है। यानी कुल मिला के यहाँ पर जो आपके इसके गुणनखंड आए, कुल मिला के 4 और 5 होंगे नहीं, तो कितने निकल कर आए आपके, निकल कर क्या आए, 1 2 3 और 6। यानी वे संख्याएं, गुणनखंड क्या होती हैं, वे संख्याएं जो किसी संख्या को डिवाइड कर देती हैं। ये संख्या 6 है, अब 6 को एक क्या है, एक से भी 6 डिवाइड है, 2 से भी 6 डिवाइड है, 3 से भी 6 डिवाइड है और 6 से भी 6 डिवाइड है। तो 6 की जितनी भी सभी संख्या जो 6 को पूरी तरीके से विभाजित कर दें, वे इसके गुणनखंड हो गए नहीं हो गए। 12 को ले लेता हूँ यहाँ पर एक एग्जाम्पल, 2 3 एग्जाम्पल से मुझे लगता है आपके डाउट क्लियर होते होंगे कुछ लोगों के, कुछ लोगों को पहले ही समझ में आ जाता है, कुछ लोगों को 2 3 एग्जाम्पल लगते हैं समझ आने में। तो मैंने 12 लिया, ठीक है, 12 एक से डिवाइड है, तो आपने कहा है। 12 2 से, कहा है। 12 3 से है, 3 चौक 12 होते हैं। 12 4 से, हाँ है, 4 3 12 होते हैं। 5 5 से नहीं, 6 से है, 6 दूनी 12 होते हैं। फिर 6 के बाद नहीं है किसी से, फिर 12 से ही डिवाइड होगी। तो कुल मिला के कितने गुणनखंड आ गए, 1 2 3 4 5 6, 6 गुणनखंड आ गए। यानी 12 एक ऐसी संख्या है जो 6 संख्याओं से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। तो 12 के गुणनखंड कितने हो गए, 6। 12 के गुणनखंड कितने हो गए, 6 हो गए। अब गुणज की क्या बात है, गुणज का मतलब होता है मल्टीपल यानी गुणा, गुणा समझ रहे होंगे। जैसे 6 है, 6 की गुणा करी जाए 1 से तो 6 आएगा, 6 की करी जाए गुणा 2 से तो 12 आएगा। जैसे 6 एकम 6 यानी पहाड़ा मान लो। मल्टीपल क्या होते हैं, पहाड़ा इसे कह सकते हैं तुम। मल्टीपल क्या होते हैं, गुणज क्या होते हैं, पहाड़ा होते हैं। जैसे 6 हो गया, 6 दूनी हो गया 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30। तो ऐसे ही ये चलती जाएगी। यानी निश्चित नहीं है, कितने भी हो सकते हैं। आपने पढ़ा 6 दाई 60 तक पढ़ा, मगर 60 से भी ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। 12 पंजे 60, 12 72, 72 भी हो सकता है 6 का गुणज। तो गुणज कितने भी हो सकते हैं 6 के, यानी गुणा करते जाएंगे। एक ही गुण, 6 की 1 से गुणा, 6 की 2 से, 3 से, 4 से, तो 6 की तो कितनी भी संख्या से गुणा करके उसका गुणज बना सकते हैं, ठीक है। यानी संख्या कोई 6 है और उसकी कोई भी एन नंबर, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, करोड़ों हो सकते हैं। जब 6 से अगर मल्टीप्लाई में है तो उसका गुणज बन गया दोस्तों, बस। तो गुणज यहाँ से पता चला, गुणज जो है वो अनंत हो सकते हैं, निश्चित नहीं है। अनिश्चित हो सकते हैं, तो अनिश्चित मतलब क्या हो गया, अनंत हो सकते हैं। अनंत इनफाइनाइट, निश्चित नहीं है, ठीक है। ये निश्चित होते हैं, ये फिक्स होते हैं, यहाँ पर हम गिन सकते हैं इन्हें, ठीक है। यहाँ पर हम गिन सकते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि 6 के गुणज जो होते हैं वो इतने ही होते हैं 30 तक। 1 2 3 4, 30 से भी ज्यादा हो सकते हैं, 60 से भी, 72 से भी, आगे चलती रहेगी संख्याएं। गुणज कितने भी हो सकते हैं, मगर क्या, जो आपके गुणनखंड होते हैं वो निश्चित होते हैं, ये फिक्स होते हैं, निश्चित होते हैं, निश्चित।
निश्चित होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, फिक्स्ड। जबकि आपके गुणज होते हैं, मल्टीपल जो होते हैं अनिश्चित होते हैं। अनिश्चित यानी कितने भी हो सकते हैं। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट भी कह दूं यहाँ पर, इनफाइनाइट तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये हो गया इसका मामूली सा अंतर। अब हमारा टॉपिक क्या, गुणनखंड के अंतर्गत घूमेगा। गुणनखंड क्वेश्चन कैसे पूछेगा, अब गुणनखंड की संख्या बताइए। मैंने यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन लिया 6, ठीक है। तो क्वेश्चन देगा एग्जाम में, क्वेश्चन देखिए, कहेगा 6 के गुणनखंडों की संख्या बताइए। गुणनखंडों की संख्या बताइए, ये आपका क्वेश्चन है। संख्या बताइए, ये आपका ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, दे देगा 6 के गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो आप क्या बताएंगे, तो ऐसे ही करेंगे, एक से डिवाइड करके देखेंगे कि हाँ एक इसका गुणनखंड है, दो से डिवाइड करके देखेंगे हाँ इसका गुणनखंड है, तीन से डिवाइड करके देखेंगे हाँ इसका गुणनखंड है, और 6 से भी डिवाइड करके देखा 6 कम 6 हाँ इसका गुणनखंड है। 1 2 3 6, इसके गुणनखंड कितने हो गए, 1 2 3 6, यानी कुल मिला के कितने गुणनखंड हो गए, 4। तो संख्या कितनी हो गई गुणनखंडों की, 4। अब इसमें भी और गुणनखंडों की संख्या तो पूछ ली, अब इसमें भी क्या पूछेगा, अब कहेगा आपसे विषम गुणनखंडों की संख्या बता दीजिए। विषम, ये हो गए आपके कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड हो गए आपके। यहां पर साफ साफ लिख दूं, कुल गुणनखंड, ये तो आपके वो कुल गुणनखंड 4 हो गए। अब उससे वहीं वहीं पर आपसे पूछ ले फटा से, थोड़ा सा और लेवल बढ़ाए, क्या विषम गुणनखंड बताइए। फिर जब आपको कुल गुणनखंड पता है तो विषम बताइए, तो विषम गुणनखंड हो गए। चाहता तो इस क्वेश्चन को फटाक से करवा के निकल सकता था, मगर मेरा क्या है, बेसिक पढ़ाना आपको उद्देश्य है, बिल्कुल ऐसे बच्चे को भी समझ में आ जाए जिसने कभी मैथ नहीं सीखी है। विषम गुणनखंड, तो विषम गुणनखंड कौन कौन से, यहाँ पर एक देख रहे हैं, एक भी एक संख्या विषम है, और तीन भी क्या है, एक संख्या विषम है। तो कुल कितने हो गए, ये कुल हो गए 2 विषम गुणनखंड हो गए। तो सम कितने होंगे फिर बताइए, सम गुणनखंड बताइए, सम गुणनखंड बताइए। तो सम क्या है, 2 से डिवाइड हो जाने वाली संख्या सम होती है, तो 2 और 6, 2 और 6, ये क्या हो गया हमारे सम गुणनखंड हो गए, ठीक है। कितने हो गए, 2 और 2 4, जब सम और विषम को दोनों को जोड़ लेंगे तो कुल गुणनखंड के बराबर आ गए, यानी 4 गुणनखंड है। इसमें आपसे पूछ ले अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य इसमें कौन सी संख्या है, 2, यानी अभाज्य एक ही गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड क्या है, एक ही है। अभाज्य गुणनखंड क्या है, एक ही है। कौन सा, 2, 2 वाला है, एक है संख्या उसकी, एक है, 2 है अभाज्य गुणन, संख्या उसकी एक है। तो ये तो उनकी क्वेश्चन की लैंग्वेज हुई, मगर इतने आसान क्वेश्चन आने तो नहीं है। हमने देखा 6, तो 6 के तो हमने फैक्टर आराम से कर लिए, मगर आ जाए 100, संख्या 100 के गुणनखंडों की संख्या बताइए, उसमें से सम गुणनखंड बताइए, उसमें से विषम गुणनखंड बताइए, उसमें से अभाज्य गुणनखंड बताइए, तो क्या आप कर पाएंगे, तो दोस्तों नहीं कर पाएंगे। बस वही हमें सीखना है, इतना उतार लेंगे, इतना तरीके से उतार लेंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन को अलग उतारेंगे, उसे अपनी कॉपी में नोट करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कैसे बनते हैं एग्जाम में, डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पर दोस्तों, डायरेक्ट आते हैं अपने क्वेश्चन पर। जैसे इतना उतार लेंगे, जैसे आए क्वेश्चन, क्या हो सकता है, जैसे क्वेश्चन क्या हो सकता है दोस्तों, देखो मैं बताऊं। क्वेश्चन कहेगा संख्या 50 है कोई, ठीक है, के कुल गुणनखंड बताइए, ठीक है। तो करने की अप्रोच क्या होगी, अब ये तो नहीं आप देखने लग जाओ सर 1 से लेकर 50 तक संख्या ढूंढे, डिवाइड करके देखें, डिवाइड हो रही है 50 तो उसका गुणनखंड है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नॉर्मली आप उसके प्राइम फैक्टर कर लेंगे, यानी अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे 25 आ जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, 55 25 होते, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5, 50 को 2 से डिवाइड किया तो 25 आया, 5, फिर 25 को 5 से डिवाइड किया तो 5 आया, 5 को 5 से डिवाइड किया 1 आया। इस ये तरीका होता है। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 5 गुणा 5, या इसे भी और शॉर्ट में करें तो 2 की पावर 1 इसे लिख सकते हैं, और 55 25 25 यानी 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसको करेंगे कैसे, कुल गुणनखंड कैसे निकालेंगे, तो कुल गुणनखंड कैसे निकालेंगे, तो कुल गुणनखंड के लिए क्या करेंगे, कुल गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, जो आपकी 2 है अभाज्य संख्या, इसकी जो पावर है, अब 5 की पावर 2 है, कुछ भी हो सकती है, फिर गुणा में बड़े नंबर होंगे तो बड़ी और संख्या है, उनके फैक्टर बढ़ेंगे, तो कुछ भी हो सकती हैं। तो पावर में क्या करते हैं, एक जोड़कर गुणा कर देते हैं,
पावर में क्या करेंगे, एक जोड़कर जोड़कर गुणा, यानी एक यहाँ पर है पावर तो उसमें एक जोड़ा फिर इसकी गुणा हो गई, दो है पावर तो दो में एक जोड़ा फिर इसकी गुणा हो गई। इस तरीके से हमने निकाला, एक और एक हो गए दो, और दो और एक हो गए तीन, तो तीन दूनी हो गए छः, यानी कुल 50 के 6 ही गुणनखंड होंगे जो 50 को पूरी तरीके से विभाजित करेंगे। नहीं मानो तो देख लो, हमने यहाँ पर लिखा 50, ठीक है, तो 50 किस किस से डिवाइड है, एक से तो होगा ही होगा, दो से तो होगा ही होगा, पाँच से भी होगा, होगा नहीं होगा, 10 से भी होगा, छह गुणनखंड है तो पूरी छह संख्या निकल आएंगी, 25 से भी होगा और 50 से भी होगा। इसके अलावा कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो 50 को डिवाइड कर दे दोस्तों, कोई भी संख्या ऐसी नहीं जो पूर्णतः 50 को डिवाइड कर दे। तो कुल मिला के 50 के कुल गुणनखंड कितने आ गए, तो 6 गुणनखंड आ गए। अब उसमें से यही पूछेगा समगुणनखंड कितने हैं, समगुणनखंड, तो दोस्तों समगुणनखंड कैसे निकालेंगे, समगुणनखंड, समगुणनखंड कैसे निकालेंगे, सम के लिए क्या करेंगे दोस्तों, सम के लिए क्या करेंगे, दो, दो की पावर कितनी है, एक, यहां पर हमने गिना कितने समगुणनखंड, एक हो गया ये, एक होगा ये, एक हो गया, कुल मिला के तीन है, कुल मिला के तीन है, कुल मिला के कितने, तीन है, तो दो, दो की देखिए हमने पावर एक है, ठीक है, एक से गुणा कर दे, एक की गुणा हमने किससे करी है, दो की पावर, जो पांच की पावर दो है उसमें एक जोड़कर, दो की पावर एक है उसे ऐसे ही रखा, अब उसमें कुछ नहीं जोड़ेंगे, और दो में एक जोड़ेंगे, जो पांच की पावर दो थी उसमें एक जोड़कर फिर गुणा कर देंगे, तो तीन यहाँ पर निकल आ रहेंगे आपके, तीन निकल कर आए समगुणनखंड। समगुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, तीन। समगुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, समगुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, तीन हो गई। तो विषम गुणनखंड कितने हैं, विषम गुणनखंड कैसे निकालेंगे, तो विषम गुणनखंड देखा यहाँ पर, एक हो गया आपका, पांच हो गया और 25 हो गया, तो यहाँ से तो हमें पता चल रहा है तीन गुणनखंड है। विषम गुणनखंड कितने हैं, तीन है। तो पता कैसे करेंगे दोस्तों, तो क्या करेंगे, विषम के लिए क्या करेंगे दोस्तों, अभी मैं और अच्छे तरीके से बताऊंगा इसको, फार्मूला बेस्ड, वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। विषम, विषम गुणनखंड क्या करेंगे, तो दो की पावर कितनी है, एक, दो की पावर से यानी इस वाले पोर्शन से कुछ लेना देना नहीं है, तो पांच की पावर दो है, तो दो में एक जोड़कर बस वही लिख देंगे, वही आपका विषम गुणनखंड हो गया। तीन तीन सम हो गए, तीन विषम हो गए, उनको जोड़ा तो कुल हो गए आपके छह गुणनखंड। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन दिया होगा संख्या 50 है, इसके कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए, इसके सम गुणनखंडों की संख्या बताइए, इसके विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो इस तरीके से आप लिखा रहे होंगे। अब इसको जब हमने देखा कि कुछ तो पैटर्न फॉलो कर रहा है, कुछ तो पैटर्न फॉलो कर रहा है, पैटर्न फॉलो कर रहा है तो कुछ तो फार्मूला बनेगा, तो कुछ तो फार्मूला बनेगा। तो यहाँ पर मैं कुछ फार्मूले लिख दे रहा हूँ, फटाफट याद कर लीजिएगा दोस्तों। मैंने यहाँ पर लिखा कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड, जब कुल गुणनखंड की बात आए किसी संख्या की, कोई संख्या n है और n के कुल गुणनखंड की बात आए, तो उसका डायरेक्ट फार्मूला याद कर लीजिए। उसे पहले फैक्टराइड करेंगे, कोई आएगा a उसका फैक्टर, कोई b आएगा, कोई c आएगा, फिर उसकी जो पावर आएगी, यहाँ पर आएगी कोई p, यहाँ पर कोई आएगी q, यहाँ पर कोई आएगी r, और यहाँ पर कुछ भी आगे गुणनखंड हो सकते हैं, मगर इतना याद कर लीजिए, इससे ही काफी हो जाएगा। ठीक है, आप अपनी आवश्यकता अनुसार गुणनखंड बनते जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड उनकी पावर और बढ़ती जाएगी, सॉल्व होते जाएंगे। तो कुल गुणनखंड के लिए क्या करेंगे, मान लिया कोई नंबर है, ठीक है, मान लिया कोई नंबर है, ठीक है, उसे हमने डिवाइड कर दिया, उसे हमने फैक्टराइज किया, प्राइम फैक्टराइजेशन किया, जैसे यहाँ पर किया था प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ए की पावर आई पी और बी की पावर आई क्यू और सी की पावर कोई नंबर है उसकी पावर आई आर, तो यहाँ पर कुल गुणनखंड क्या होंगे, उसका फार्मूला डायरेक्ट याद कर लें, कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड। तो क्या करेंगे आप, पी में एक जोड़कर फिर गुणा कर देंगे, क्यू में एक जोड़कर फिर उसकी गुणा कर देंगे, क्यू में एक जोड़कर फिर उसकी गुणा कर देंगे, फिर आर में भी एक जोड़कर उसकी गुणा कर देंगे। तो सर देखना ये आ रहा है वह उसमें आ रहा है, यहाँ तक लिखा हुआ। तो ये आपका हो गया कुल गुणनखंड का फार्मूला दोस्तों। इतना आप डायरेक्ट रट लेंगे, रट लेंगे, जब इस पर कॉन्सेप्ट में मतलब आप काम करेंगे लगाएंगे तो याद भी हो जाएगा जल्दी ही आपको। जब कुल कुल गुणनखंड की बात आएगी तो सम गुणनखंड की भी बात आएगी, सम गुणनखंड की भी बात आएगी। तो सम गुणनखंड की जब बात आएगी दोस्तों, तो आप क्या करेंगे, जो आपकी पावर होती है यहाँ पर हमेशा एक सम अभाज्य संख्या आएगी दोस्तों, जैसे दो है तो एक सम अभाज्य संख्या आएगी, ठीक है, तो उसकी पावर जो होगी p होगी, ठीक है, उसको वैसे ही रहने देंगे, उसमें कोई योग नहीं करेंगे, यहाँ पर योग कर रहे थे कुछ योग नहीं करेंगे, और बाकी सब है वो ऐसे लिख देंगे q+1 मल्टीप्लाई में r+1, ठीक है। अभी इसको लागू भी करेंगे तो और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। विषम की बात करें, विषम गुणनखंड, विषम गुणनखंड, ठीक है भैया, विषम गुणनखंड।
विषम की क्या बात है, जब ये पोर्शन p जो है सम हो जाता है तो सम वाले पूरे पोर्शन को ही हटा देंगे, यानी इस वाले पोर्शन को ही हटा देंगे, क्या लिख देंगे बस q प्लस वन और r प्लस वन, बस इतना लिख देंगे। ये आपके कुल है फॉर्मूले, ये हैं आपके कुल 3 फार्मूले। इसके अंतर्गत ही आपके क्वेश्चन दिखाई देंगे एग्जाम में। आप फटाफट इसे याद कर लीजिए, या तो साथ ही साथ मेरे साथ रिवाइज करिए। अब इन्हें लागू करते हैं किसी क्वेश्चन पर, इतना उतार लेंगे, इतना उतार लेंगे। ये दोस्तों एक क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। इतना उतारेंगे अच्छी तरीके से, समगुणनखंड भी लिखेंगे बढ़िया तरीके से, अपने नोट्स बनाते हुए चलेंगे दोस्तों, इससे ही रिवाइज कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ इतने ही से ही फंस जाएगा आपका, गारंटी से। देखो जैसे मैंने संख्या यहाँ पर ली 100, संख्या क्या ली 100। अब आपने, आपके क्वेश्चन में उसने कह दिया क्वेश्चन है संख्या 100, ठीक है। बताइए सम गुणनखंडों की संख्या, पहले तो पूछेगा कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। कुल गुणनखंडों की संख्या ये आपसे पूछेगा, बताइए फिर क्या है, फटाफट निकालिए, फटाफट लागू करिए फार्मूले को। कुल गुणनखंड के बाद में क्या होगा, विषम, विषम गुणनखंड की संख्या, ठीक है। फिर आपको पूछेगा सम गुणनखंड की संख्या, ठीक है। तो तरीका क्या है निकालने का, अब लागू करते हैं। अब क्या करते हैं, संख्या को यानी n को a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करेंगे, तो हमने लिया संख्या 100 को, ठीक है, उसकी कर दिया अभाज्य गुणनखंड। आपने यहाँ पर देखा 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पर आ गया 50, यहाँ पर 2 से डिवाइड किया तो आ गया 25, यहाँ पर 2 से डिवाइड किया तो आ गया भैया 25 होते हैं, यहाँ से 2 से डिवाइड किया तो आ गया 1, ठीक है। अब इसका हो गया, यानी हम 100 को क्या लिख सकते हैं, 100 को लिख सकते हैं, 2 कितनी बार आया, 2 बार, यानी 2 की पावर 2, ठीक है। 5 कितनी बार, 2 बार आया था, यानी 5 की पावर 2। अब इसे क्या लिख सकते हैं, 100 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। 2 की पावर 2 का मतलब हुआ 2 दूनी 4, अब 5 की पावर 2 का मतलब हुआ 25, तो 25 चौके कितने हो गए 100, यानी 100, यानी हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन सही है। अब क्या निकालना है, कुल गुणनखंड की संख्या। तो कुल गुणनखंड की संख्या, कुल गुणनखंड की संख्या कितनी होगी दोस्तों, हमने देखा फार्मूला p प्लस वन, q प्लस वन, r प्लस वन है, यानी कुल मिला के यहाँ पर 3 ही फैक्टर आए, प्राइम फैक्टर कितने आए, 3 ही आए, उनकी पावर लगती गई है, 3 ही, 2 है 5 है, ठीक है। तो इस पे ही लागू कर देते हैं। 2 की पावर कितनी है, 2 है, यानी p प्लस वन है, यानी सम गुणनखंड है 2, तो उसकी कितनी पावर है, p है, तो p प्लस वन कर देंगे, यानी 2 प्लस वन कर देंगे, यहाँ पर 2 प्लस वन कर देंगे दोस्तों, हो गया, ठीक है। 5 की पावर 2 है, यहाँ पर देखा b की पावर q है, q प्लस वन करते हैं तो q प्लस वन यानी 2 प्लस वन कर देंगे दोस्तों। कुल मिला के कितने गुणनखंड आ गए, 3 यहाँ पर हो गए और 3 यहाँ पर हो गए, कुल मिला के 9 गुणनखंड होंगे। कुल गुणनखंड कितनी होंगे दोस्तों, कुल गुणनखंड की संख्या कितनी होगी आपके, 9 होंगे। कुल गुणनखंड कितने होंगे दोस्तों, 9 होंगे। और उसमें भी आपसे पूछे कि उसमें से विषम कितने होंगे, तो विषम बताइए दोस्तों और सम बताइए। तो विषम कैसे निकालेंगे दोस्तों, विषम कैसे निकालेंगे, तो विषम यहाँ दोस्तों इधर से अलग से लिख देता हूं मैं, विषम कितने हैं गुणनखंड, विषम गुणनखंड, विषम गुणनखंड कितने होंगे दोस्तों, वर, वही बात विषम के लिए मैंने क्या बताया था, विषम के लिए क्या करेंगे, 2 की जो सम वाली पावर है, सम वाली पूरी संख्या को ही गायब कर देंगे, बस 5 की पावर 2 पर फोकस करेंगे। तो 5 की पावर कितनी है, 2, 2 में कितना जोड़ देंगे, 1, बस यही हो जाएगी आपकी संख्या, यानी 3 इसमें कितने हो जाएंगे, विषम गुणनखंड हो जाएंगे। ऐसे विषम गुणनखंड जो 100 को पूरी तरीके से विभाजित कर रहे होंगे। फिर जब विषम की बात आ जाएगी तो सम भी पूछेगा, भैया सम गुणनखंड बताइए, तो सम गुणनखंड को इस तरीके से निकाल रहे होंगे दोस्तों, हम सम गुणनखंड को इस तरीके से निकाल रहे होंगे, यानी 2 प्लस वन है, ये तो 3 हो गए विषम गुणनखंड। तो सम के लिए क्या बताया था, यानी p, p मतलब a की पावर p होती है, यानी 2 की पावर 2, यानी 2 की पावर 2 है, 2 की पावर देख लीजिए 1 है, 2 है। फिर बची हुई संख्या को ऐसे ही कर लेंगे सॉल्व, यानी 5 की पावर 2 है तो 2 प्लस वन करके सॉल्व करेंगे, एक जोड़कर सॉल्व करते हैं जैसा कि फार्मूले में बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर 3 हो जाएंगे, 3 दूनी हो जाएंगे 6, तो 6 और 3 होते हैं 9, यानी 9 हमारे कुल गुणनखंड है, अर्थात हमारे कुल मिला के सभी आंसर ठीक है। तो कुल गुणनखंड की संख्या, विषम गुणनखंड की संख्या इस तरीके से हो जाएगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों फटाफट। अगर आप यूपी टेट की तैयारी को और भी बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो यूपी टेट के साथ ही आपकी ये स्टडी गाइड आती है जो है आपकी चक्षु पब्लिकेशन की। इस स्टडी गाइड में आपको जितने भी आपके यूपी टेट में सब्जेक्ट हैं, जैसे आपके 5 सब्जेक्ट हैं,
वो पांचों सब्जेक्ट आपको इस स्टडी गाइड में देखने को मिलेंगे। और बेहतरीन दोस्तों ये आपकी बुक है, यूपी टेट की प्राथमिक स्तर की प्राइमरी लेवल की साथ ही ये बुक है, जिसमें दोस्तों 1 से लेकर 5 तक की कक्षा के लिए यह बुक आपकी बनाई गई है। सबसे अच्छी बात दोस्तों क्या है, इसमें 3000 आपको क्या मिलेंगे, अध्यायवार महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे, 4 सॉल्व पेपर मिलेंगे, और ये क्या है, विश्लेषण चार्ट सहित आपको देखने को ये बुक मिल जाएगी। जिसकी दोस्तों मैं कुछ दिखा देता हूं आपको कि किस प्रकार से ये बुक रहने वाली है। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये इसका सिलेबस दे रखा है कि किस किस सिलेबस पर कितने कितने नंबर की दोस्तों चीज़ें आनी है। ये 30 नंबर की बाल विकास है, ऐसे ही भाषा 2 में हिंदी है, ये 30 कितने नंबर की है, ठीक है। ऐसे ही सब चीज़ें दोस्तों आपको इसमें देखने को मिलेंगी। तो इस बुक का दोस्तों लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में जाकर दोस्तों आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आप इस बुक से पढ़ते हैं दोस्तों, तो इनका एक प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिस प्रैक्टिस सेट को दोस्तों आप लोग परचेस कर सकते हैं। दोस्तों ये क्या है, इनका प्रैक्टिस सेट है। इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों आपको क्या मिलेंगे, देखिए ये प्रैक्टिस सेट है आपका, ये तो स्टडी गाइड होगी जो मैंने डिस्कस की थी। ये आपका क्या है, यूपी टेट का प्रैक्टिस सेट है, जो 1 से लेकर 5 कक्षा तक के लिए है। और बेहतरीन दोस्तों 15 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे, 7 सॉल्व पेपर मिलेंगे। तो इनको परचेस कर सकते हैं, इससे दोस्तों आपकी तैयारी और भी बेहतरीन तरीके से हो सकती है। लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ जाकर आप इन बुक को परचेस कर सकते हैं।